हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कंसेप्ट, फिर समझेंगे हम इसकी जनरल एंट्रीज। देखो, एक सिचुएशन लेते हैं। एक कंपनी है, वो मशीनरी खरीदना चाहती है 1 करोड़ की, जिसके लिए कंपनी को चाहिए लोन 1 करोड़ का। कंपनी जाती है बैंक के पास और बैंक को कहती है कि मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए ताकि मैं उससे मशीनरी खरीद सकूं। बैंक कहता है कोई बात नहीं, आप मुझे सिक्योरिटी दे दो, पर 1 करोड़ 20 लाख की अगर आप मुझे सिक्योरिटी दोगे तभी मैं आपको 1 करोड़ का लोन दूंगा। बैंक ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि बैंक कहता है कंपनी को कि अगर आप मुझे सिक्योरिटी नहीं दोगे, मेरे पास कुछ गिरवी नहीं रखोगे, मॉर्गेज नहीं दोगे, तो अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो लुट जाऊँगा। तो अपने आप को सेफ साइड रखने के लिए बैंक हमेशा क्या लेता है? सिक्योरिटी लेता है, मॉर्गेज रखता है। ठीक है, और उसकी वैल्यू हमेशा लोन की अमाउंट से ज़्यादा होती है, क्योंकि मार्जिन रखता है ना बैंक। ठीक है, अब बैंक कहता है कि मैं आपको लोन देने के लिए तैयार हूँ, बट आपको 1 करोड़ 20 लाख की सिक्योरिटी देनी होगी। कंपनी कहती है ठीक है, जो आप लोन दे रहे हो मुझे, उससे मैं मशीनरी खरीदूंगा, उसको तो आप एज अ मॉर्गेज रखोगे ही रखोगे। ठीक है, वो तो वैल्यू होगी है उसकी 1 करोड़। अब मुझे 20 लाख का और कुछ भी आपको देना होगा, तो मैं आपको डिबेंचर्स इशू करके दे देता हूँ, आप उसको एज अ सिक्योरिटी अपने पास रख लो। बैंक कहता है ठीक है, आप ये दोनों चीज़ें मुझे सिक्योरिटी दे देना और मैं आपको 1 करोड़ का लोन दे दूंगा। ठीक है, अब इसमें से प्राइमरी सिक्योरिटी कौन सी है और सेकेंडरी सिक्योरिटी कौन सी है वो समझो। देखो, जो लोन की अमाउंट होती है उससे जो एसेट खरीदी जाती है, कुछ भी खरीदा जाता है, उसको बैंक के पास हमें एज अ मॉर्गेज रखना ही पड़ता है। उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी सिक्योरिटी। क्लियर है? प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा जो हमें बैंक के पास गिरवी रखना पड़ता है, सिक्योरिटी देनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी, या आप कह सकते हो कोलेटरल सिक्योरिटी। इस केस में क्या है? इस केस में मशीनरी तो होगी प्राइमरी सिक्योरिटी, और हम क्या दे रहे हैं बैंक को? सिक्योरिटी, डिबेंचर दे रहे हैं इशू करके, तो ये डिबेंचर क्या हो गए हैं? कोलेटरल सिक्योरिटी। क्लियर है कंसेप्ट? कंपनी किन किन चीज़ों पे बैंक को इंटरेस्ट देगी, आप खुद सोचो। एक तो कंपनी लोन ले रही है, उस पे तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब क्या कंपनी डिबेंचर्स पे भी इंटरेस्ट देगी? बिल्कुल भी नहीं देगी। बैंक के पास कंपनी डिबेंचर को एज अ सिक्योरिटी रख रही है, उन्हें दे नहीं रही है, उन्हें इशू करके नहीं दे रही है, सिर्फ सिक्योरिटी के रूप में उनके पास रखवा रही है डिबेंचर्स को 20 लाख के। ठीक है, अब अगर बाय चांस कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है, कंपनी पैसा नहीं देती है, इंटरेस्ट नहीं देती है बैंक को, तो बैंक क्या करेगा? बैंक सबसे पहले क्या बेचेगा अपने पैसे को रिकवर करने के लिए? प्राइमरी सिक्योरिटी को बेचेगा। अगर उससे पूरा पैसा रिकवर नहीं होता है, फिर बैंक डिबेंचर्स पे भी अपना पूरा हक जमाएगा और कंपनी का डिबेंचर होल्डर बन जाएगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब कंपनी क्या कर रही है? लोन ले रही है। लोन लेगी तो क्या होगा? पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। लोन ले रही है, लोन क्या है? एक तरह की लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी लोन लेने की? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। 1 करोड़ 1 करोड़। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? जो चीज़ें कंपनी मॉर्गेज दे रही है। ठीक है, अब कंपनी एक्चुअल में थोड़ी मशीनरी उन्हें पकड़ा रही है, बस पेपर्स दे रही है। जब कंपनी डिफ़ॉल्ट करेगी फिर हम सोचेंगे कि हमें क्या एंट्री पास करनी है। एक्चुअल में कंपनी बैंक को कुछ भी नहीं दे रही है, सिर्फ उनके पास मॉर्गेज कर रही है, गिरवी रख रही है चीज़ों को, पेपर्स को गिरवी रख रही है, सर्टिफिकेट्स दे रही है डिबेंचर के, बट एक्चुअल में बैंक के पास अभी फ़िलहाल कुछ नहीं जा रहा है, सिर्फ पेपर्स जा रहे हैं। जब कंपनी डिफ़ॉल्ट करेगी फिर हम बात करेंगे कि एंट्रीज पास होनी चाहिए। ठीक है, अब प्राइमरी सिक्योरिटी, कंपनी मशीनरी को एज अ मॉर्गेज दे रही है, एक्चुअल में मशीनरी उन्हें पकड़ा नहीं रही है, कुछ भी नहीं जा रहा है कंपनी के पास से, बस पेपर्स जा रहे हैं, तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। क्लियर है? अब कंपनी डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दे रही है, इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? इसको रिकॉर्ड करने के 2 तरीके हैं। एक मेथड कहता है कि कोई भी एंट्री पास ही ना करो,
क्योंकि एक्चुअल में डिबेंचर इशू तो हो नहीं रहे हैं, बस हम क्या कर रहे हैं, एज अ सिक्योरिटी उन्हें पकड़ा रहे हैं, कुछ एक्चुअल में दे नहीं रहे हैं बैंक वालों को, तो कोई एंट्री पास करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा मेथड कहता है कि हमें एंट्री पास करनी चाहिए, चाहे हम डिबेंचर को उनको पकड़ा रहे हैं, बट हमें कुछ ना कुछ रिकॉर्ड रखना चाहिए, ठीक है, हमें ये चीज़ डिस्क्लोज़ करनी चाहिए अपने अकाउंट्स में। तो एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर जा रहे हैं तो डिबेंचर अकाउंट तो बढ़ रहा है, ठीक है, तो डिबेंचर जब बढ़ता है तो उसका अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है टू डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ पे हम परसेंटेज लगा देंगे, कौन सी परसेंटेज वाला, कंपनी डिबेंचर दे रही है गिरवी बैंक को, ठीक है। अब क्रेडिट क्या होना है, डिबेंचर्स अकाउंट होना है, ये तो हमें पता है, बट डेबिट क्या होगा, जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं एक्चुअल में तो हमारे पास क्या आता है, कैश आता है या पैसा आता है। इस केस में हमने बैंक को डिबेंचर्स एज अ कोलेट्रल दिए हैं, कंपनी के पास कुछ मिल रहा है उससे, इसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, तो डेबिट में हम क्या डालेंगे, एक अकाउंट ओपन करेंगे, एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करेंगे जिसे हम नाम क्या देंगे, डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है, एक तरह का सस्पेंस ही है कि क्या ये डिबेंचर्स एक्चुअल में इशू होंगे कि नहीं होंगे, तभी एक्चुअल में इशू होंगे जब कंपनी क्या करेगी, डिफ़ॉल्ट करेगी, तब तक तो सस्पेंस ही चल रहा है। अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी तो क्या करेगा बैंक, जब कंपनी सारी पेमेंट कर देगी तो बैंक इन सर्टिफिकेट्स को कंपनी को वापस दे देगा। क्लियर है। अब कंपनी कोलेट्रल कितना दे रही है डिबेंचर्स का उन्हें, 20 लाख का, तो 20 लाख एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट 20 लाख। अब हम समझेंगे कि दोनों मेथड्स के केस में बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, ठीक है। पहला मेथड क्या है, वो कहता है कि डिबेंचर की कोई एंट्री नहीं होगी, अगर हमने डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी बैंक को पकड़ा भी दी है तो उसकी कोई भी एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट हम लोन की एंट्री ज़रूर पास करेंगे। लोन की एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, वो एंट्री हमेशा पास होगी, हमें डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी की कोई एंट्री पास नहीं करनी है, ठीक है। अब इस केस में बैलेंस शीट कैसे बनती है वो देखो। बैलेंस शीट में क्या होते हैं, 4 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा नोट नंबर, तीसरा करंट ईयर की अमाउंट और चौथा प्रीवियस ईयर की अमाउंट। ऊपर क्या लिखते हैं हम, बैलेंस शीट एज एट, ठीक है। अब लोन क्या है, एक तरह की लायबिलिटी है, तो कौन से हेड के अंदर आएगी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, ठीक है। उसके अंदर क्या लिखेंगे हम, हेडिंग क्या बनाएंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंडर हम हेडिंग बनाएंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। क्लियर है। यहाँ पे आप डाल दो नोट नंबर 1। अभी ये अमाउंट कैसे आई है वो देखते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लोन की अमाउंट कितनी है, 1 करोड़ है। कोलेट्रल हम कितना दे रहे हैं डिबेंचर का, उन्हें 20 लाख का दे रहे हैं। एक एजम्पशन हम और लेके चल रहे हैं कि कंपनी ने ऑलरेडी डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं पैसों के लिए पब्लिक को, जिसकी अमाउंट है 50 लाख, और वो डिबेंचर कौन से वाले हैं, 12% वाले हैं। क्लियर है। ये क्वेश्चन ले लो। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या लिखना है और कैसे अमाउंट आएगी, ठीक है। अब हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की अमाउंट निकालने के लिए, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट, एक कॉलम बनता है पर्टिकुलर्स का, दूसरा बनता है अमाउंट का। हम क्या निकाल रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की अमाउंट, तो मेन हेडिंग क्या बन जाएगी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर कंपनी ने कौन कौन सी बोरिंग्स कर रखी है, एक तो डिबेंचर्स और दूसरा बैंक का लोन, ठीक है। अब डिबेंचर्स कंपनी ने पब्लिक को कितने इशू कर रखे हैं वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। कंपनी ने 12% डिबेंचर्स कितने इशू कर रखे हैं, 50 लाख के, ठीक है। तो 12% डिबेंचर लिख दो और यहाँ पर 50 लाख लिख दो। अब कंपनी हमेशा चाहे एंट्री पास नहीं कर रही है, बट कंपनी ने 12% डिबेंचर ही एज अ कोलेट्रल बैंक को दिए हुए हैं 20 लाख के। एक्चुअल में चाहे इशू नहीं हुए हैं, बट एक बार कंपनी ने पकड़ाए तो है ना, तो कहीं ना कहीं तो कंपनी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कंपनी कहाँ रिकॉर्ड करेगी, यही 12% डिबेंचर की साइड पे एक स्टेटमेंट लिख देगी। क्या लिखेंगे, इन एडिशन डिबेंचर्स फॉर ₹20 लाख हैव बीन इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। क्लियर है। इसका अमाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या हमेशा वो अमाउंट आएगी जो कंपनी ने पब्लिक को इशू कर रखे हैं, ठीक है।
जो कोलेट्रल वाले डिबेंचर है उसका यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको हमेशा हम स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करेंगे। क्लियर है। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में और क्या है, एक तो डिबेंचर की बात होगी, अब क्या बचा, लोन। लोन भी क्या है, एक तरह की बोरिंग है, लॉन्ग टर्म बोरिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बैंक लोन कितने का ले रखा है, 1 करोड़ का। आप जीरोज़ में भी लिखोगे, ठीक है, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, अब बैंक लोन जब कंपनी ने लिया था तो कंपनी ने डिबेंचर्स को एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी दिया था, तो उसको भी यहाँ पर डिस्क्लोज करना जरूरी है। यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि हमने डिबेंचर्स को एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी बैंक को दिया है लोन के नीचे, तो क्या लिखेंगे, ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स ऑफ ₹20 लाख। हमने जब कोलेट्रल सिक्योरिटी डिबेंचर्स की दी है 20 लाख की, तभी हमें ये बैंक लोन मिला है, तो इस स्टेटमेंट को भी यहाँ डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितनी बन गई है, टोटल 1,50,00,000 की। ठीक है, जो ये अमाउंट है, जो टोटल है, वो हम उठा के कहाँ डाल देंगे, करंट ईयर की अमाउंट में, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के सामने। पहला मेथड क्लियर है। अब हम करते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या कहता है कि हमें जर्नल एंट्री पास करनी चाहिए। ठीक है, एक तो हम कौन सी एंट्री पास करेंगे, लोन की, और दूसरी हम कौन सी पास करेंगे, डिबेंचर्स एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी हम जब देते हैं उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, इस केस में हम कौन से डिबेंचर्स उन्हें दे रहे हैं एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, 12% वाले, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू 12% डिबेंचर अकाउंट। कितना हम दे रहे हैं एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, 20 लाख, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 लाख, 20 लाख। क्लियर है। अब इस केस में बैलेंस शीट कैसे बनती है वो देखो, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बैलेंस शीट बिल्कुल वैसे ही बनेगी। मेन हेडिंग क्या बनेगी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंडर क्या आएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज, और नॉन करंट लायबिलिटीज के अंडर क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। क्लियर है। नोट नंबर 1, और यहाँ पर हम अमाउंट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि कंपनी ने पब्लिक को कितने डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं, 50 लाख के, और बैंक को एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी कितने डिबेंचर्स दिए हुए हैं, 20 लाख। ठीक है, लोन कितने अमाउंट का है, 1 करोड़। क्वेश्चन दिमाग में रखना। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखो, एंट्री पास हुई है, हमने क्या किया, जब कंपनी ने ये वाले डिबेंचर इशू किए होंगे तो एंट्री पास की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, उससे क्या हुआ होगा, डिबेंचर का अकाउंट 50 लाख से बढ़ गया होगा। अब हमने कोलेट्रल सिक्योरिटी की भी क्या कर दी है, एंट्री पास कर दी है, करी है ना, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट को हमने 20 लाख से बढ़ा दिया, तो इसका मतलब 12% डिबेंचर अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ होगा, 50 लाख प्लस 20 लाख, 70 लाख से क्रेडिट हुआ होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 70 लाख। ठीक है, अब डिबेंचर सस्पेंस है, एक्चुअल में डिबेंचर इशू हुए हैं, नहीं हुए हैं, हमने क्या किया है, सिर्फ एज अ कोलेट्रल बैंक को दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, जो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट है उसकी जितनी अमाउंट है वो हम क्या करेंगे, डिबेंचर्स में से माइनस कर देंगे। दोबारा सुनो, जो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट की अमाउंट है वो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। टोटल डिबेंचर्स कितने हैं, 50 लाख तो पब्लिक को दिए और 20 लाख हमने बैंक को दिए। ठीक है, यहाँ पर हमने टोटल 70 लिख दिए, क्योंकि हमारा जो डिबेंचर अकाउंट है वो कितने से क्रेडिट हुआ है, 70 लाख से हुआ है, क्योंकि इस केस में हमने जर्नल एंट्री पास की है। ठीक है, अब हमने एक्चुअल में 20 लाख के तो इशू किए ही नहीं है, तो इसको ख़त्म भी तो करना होगा ना, ये हमने एक्चुअल में इशू नहीं किए हैं, इसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को हम इसमें से माइनस कर देंगे। कितने का है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, 20 लाख का। क्लियर है, तो कितनी अमाउंट एक्चुअल में हुई, 50 लाख की हुई। देखो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, एक बार हमने क्या कर दिया है, जो कोलेट्रल सिक्योरिटी के डिबेंचर है उसको एक बार इसमें ऐड कर दिया है और एक बार माइनस कर दिया, इफेक्ट कुछ भी नहीं है, बस एक तरह का रिकॉर्ड करने का तरीका है। ठीक है, एक्चुअल में बाहर सिर्फ वही अमाउंट आनी है जो हमने पब्लिक को डिबेंचर्स एक्चुअल में इशू किए हैं। ये सिर्फ एक तरह का हमें दिखाने का तरीका है कि हमने डिबेंचर्स को एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी दिए हुए हैं। ठीक है, सेकंड, और कौन सी कंपनी ने बोरिंग की है, एक तो डिबेंचर्स होगी, दूसरी बोरिंग क्या है,
लोन की। तो बैंक लोन कितने का हमने लोन ले रखा है, 1 करोड़ का, और हमने क्या दे रखी है, कोलेट्रल डिबेंचर दे रखी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स ऑफ ₹20 लाख। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना बनेगा, 1,50,00,000 का। यहाँ पे आप टोटल अमाउंट लिखोगे और उसी अमाउंट को उठा के हम कहाँ लिख देंगे, करंट ईयर अमाउंट में, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के सामने। देखो आपने पहली वाली बैलेंस शीट जब देखी है और ये वाली देखो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरिंग की अमाउंट सेम आ रही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। एक में हम एंट्री पास कर रहे हैं और एक में हम एंट्री पास नहीं कर रहे हैं। अगर एंट्री पास नहीं हो रही है तो सिर्फ हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, अगर एंट्री पास हो रही है तो क्या होगा, एक बार डिबेंचर्स में कोलेट्रल की अमाउंट ऐड होगी और एक बार हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जिससे इफेक्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है।